व्यू 360 में। अफगान महाजरीन को पाकिस्तान में बैंक अकाउंट खोलने की इजाजत तो मिल गई, मगर जरूरी दस्तावेज नहीं। अमेरिका मेक्सिको सरहद पर तारकीन वतन का बहरान, सदर ट्रंप की बॉर्डर बंद कर देने की धमकी। और मेड इन पाकिस्तान में बलूचिस्तान का मुनफरिद सकाफती विरसा नरसुर। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अफगानिस्तान में अमन के लिए अमेरिका के खुसूसी मंदूब ज़ल्म खलीलजाद ने आज काबुल में अफगान क़यादत से मुलाकात की है। ट्विटर पर अपने पैगाम में एम्बेसडर खलीलजाद ने बताया कि इस मौके पर अफगानिस्तान के अंदर मुफाहमत के लिए डायलॉग जल्द शुरू करने पर बातचीत की गई। खलीलजाद का दौरा एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब अमेरिका गनी हुकूमत के मुशीर बराए कौमी सलामती हमदुल्ला मोहिब से अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात पर खुले आम कड़ी तनकीद करने पर नाला है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ हफ्ते कबल एक ट्वीट के जरिए मुल्क में बसने वाले रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को बैंक अकाउंट खोलने की इजाज़त देने का ऐलान किया था। उनके इस इक़दाम को बैनुल अक़वामी तंजीमों ने सराहा, लेकिन अफगान महाजरीन के लिए बैंक अकाउंट खोलने की राह में इस वक्त भी एक बड़ी रुकावट खड़ी है। इसकी तफसीलात जानते हैं पेशावर से उमर फारूक की इस रिपोर्ट में। बोर्ड बाजार पेशावर में लगभग 5000 दुकानें हैं। इनमें तकरीबन सभी अफगान मुहाजिरीन की हैं। गुलहमीद इस बाजार में 20 साल से कपड़े का कारोबार कर रहे हैं। ये कपड़ा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आता है। मेरा काम ज़्यादा लाहौर से है, कराची से है, इसलिए मेरे लिए सहूलत होगा कि इस एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर इंतकाल कर देंगे पैसा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन के लिए बैंक अकाउंट खोलने के ऐलान को अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए मुहाजिरीन और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सराहा है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के मुताबिक इस इक़दाम से मुल्क की मईशत को भी फ़ायदा होगा। तिजारत करते हैं, तिजारत में इनकी जो है ना इनपुट आ जाएगी, इनका अमल दखल वो मॉनिटरिंग के तौर पे आ जाएगा। जो गैर कानूनी ट्रांसफ़र्स होते हैं पैसों के हवाले से, वो कानूनी हो जाएंगे। लेकिन बैंकिंग की सहूलत के ऐलान के हफ्तों बाद भी अफगान मुहाजिरीन को अकाउंट खोलने में कई मुश्किलात का सामना है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान मुहाजिरीन के क़याम की मुद्दत में तो तोसी कर रही है, मगर उन्हें मिलने वाले रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत ख़त्म हुए 4 साल हो गए हैं। फिर हम ये अकाउंट उन्हीं कार्ड्स पर खोलें जिसे POR कार्ड कहा जाता है। उसकी तारीख 2015 में ख़त्म हो चुकी है। अगर हम उससे बैंक अकाउंट खोले तो हुकूमत कहेगी कि ये कार्ड तो एक्सपायर है। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर इत्तलात का कहना है कि हुकूमत इन मसाइल के हल के लिए इक़दामात कर रही है। ये तो ज़ाहिर है, जो सफरान है हमारा वो इसको देख रहा है, जो कमिश्नर अफगान कमिश्नरेट है वो इसको देख रहा है, तो वो उनके थ्रू पे हम उनसे बात भी हो सकती है। और इंशाल्लाह अगर वो यहाँ रह रहे हैं, उनके जितने भी उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो कानूनी है, तो उनको उनके लिए कार्ड की एक्सटेंशन हो जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए मुहाजिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 14 लाख के करीब रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन मौजूद है। उन्हें उम्मीद है कि बैंकिंग के निज़ाम से जुड़ जाने के बाद उनके लिए न सिर्फ पाकिस्तान में कारोबार आसान हो जाएगा, बल्कि सरहद पार अफगानिस्तान में भी उनके तिजारती राब्ते मजबूत हो सकेंगे। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। तुर्की में इतवार को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आज सामने आए हैं और इनमें सदर तैयब अर्दोआन की जमात दारुल हुकूमत अंकारा का कंट्रोल हार गई है और इस्तांबुल में भी उसे शिकस्त का सामना है। सदर अर्दोआन ने तस्लीम किया है कि उनकी जमात को धचका लगा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो इंतखाबात के नताइज से सबक सीखेंगे। सदर की AK पार्टी 2001 में अपने क़याम के बाद पहली मरतबा दारुल हुकूमत में नाकाम हुई है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने अलहदा उम्मीदवार खड़े करने के बजाय इत्तेहाद की शक्ल में इस मरतबा सदर अर्दोआन की जमात का मुकाबला किया। सरकारी मीडिया के मुताबिक इंतखाबात में 84% से कुछ ज़्यादा वोटर्स ने हिस्सा लिया, जो बहुत बड़ी टर्न आउट है। तुर्क अवाम की बड़ी तादाद तुर्क करेंसी लीरा की कदर में कमी और बेरोजगारी की शरह में इजाफे से परेशान है। इस वक्त हम बात करेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा डोरियन जोन्स से, जो इस्तांबुल से हमारे साथ हैं। डोरियन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। So President Erdogan was not on the ballot, but he campaigned a lot in the last 2 months. It was very hard, a job that he did consistently. But what went wrong for him then? Well, it's the economy. Turkey is in the middle of a recession and it's suffering double-digit, 20% inflation.
our food prices are running at over 30%. And this has generated a huge amount of anger within the country, a lot of pain, and much of that is among his traditional conservative supporters. And it appears a lot of them have abandoned Erdogan's AKP party to voice a protest and have supported the main opposition CHP. Another key factor is that Turkey's pro-Kurdish HDP party called on its supporters outside of Turkey's predominantly Kurdish southeast to back the opposition. Now, given the fact that the victory of the opposition in Istanbul and Ankara and other key cities was by a very small margin, it's believed that this Kurdish vote was also a key factor why Erdogan's AKP lost in these key cities, in particular in Istanbul. All right. So दो बड़ी वजूहात नजर आती हैं सदर अर्दवान की पार्टी को जो इंतखाबात में धचका लगा उसकी। एक बात तो वही जिस तरह हमने भी जिक्र किया, मईशत का बहरान है। डोरियन जोन्स ने बताया कि खुराक की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, डबल डिजिट्स में है, 20% से ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग बहुत नाराज़ हैं और ख़ासतौर पर सदर अर्दवान की अपनी बेस जो आमतौर पर क़दामत पसंद वोटर्स हैं वो भी इस वक्त बहुत परेशान है मईशत की सूरत हाल से। दूसरी जानिब एक और बड़ी अहम चीज़ जो हुई इस मरतबा वो ये थी कि जो प्रो कुर्दिश पार्टी है, जो कुर्द आबादी की नुमाइंदगी करने वाली एक जमात है, उसने भी न सिर्फ कुर्द इलाकों के अंदर कैंपेन किया बल्कि इन इलाकों के बाहर भी उसने लोगों पर यह जोर दिया कि वो जो अपोजिशन का इत्तेहाद है उसका साथ दें। तो इस मरतबा तुर्की में रहने वाले कुर्द अवाम का जो वोट था वो भी उसने बहुत अहम किरदार अदा किया। जो नताइज हम आज देख रहे हैं उनमें बहुत अहम किरदार था उनका। Dorian, let us know, President Erdogan he's still the president and he has a lot of power. So how much control will the opposition get after these results? We'll have to realize that Erdogan does indeed have a lot of power, in fact, even more so following the passing of the referendum in 2017, which moved Turkey from a parliamentary to a presidential system. But Turkey's major cities and towns are really one of the last sources of power outside of his direct control. And Istanbul in particular is by far the largest city. It's the financial, it's the cultural, and also symbolically it is the political center of Turkey. Now it is in the hands of the main opposition, CHP. This is a major boost for them. It gives them a position where they can start to exercise power, show the people what they can do and build up a power base. And let's remember, in 1994, Erdogan won the mayorship in Istanbul, and that was the springboard for him to go on to dominate Turkish politics. The opposition will be hoping that history does repeat itself again. All right. So Dorian Jones ने बहुत अहम नुक्ता उठाया यहाँ पे कि इस्तांबुल और जो दूसरे बड़े शहर हैं वो सदर अर्दवान की जो बेस है उसके बाहर का इलाका है और वो इलाका है जहाँ पे पहले सदर अर्दवान का बहुत कंट्रोल था, बहुत सपोर्ट थी और इस मरतबा वो CHP जो अपोजिशन पार्टी है उसके हाथ में आ गए हैं ये बड़े शहर। और इसी शहर में इस्तांबुल में ही जब आज से कई साल पहले सदर अर्दवान ने मेयर का इलेक्शन पहली मरतबा जीता था तो वहाँ से उन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट करना शुरू किया था और वहाँ से उनके राइज का आगाज़ हुआ। तो एक स्प्रिंग बोर्ड के तौर पे एक ऐसी जगह के तौर पे इसको देखा जाता है जहाँ से पावर मिलने के बाद सदर अर्दवान आ गया है और नेशनल स्टेज पे आज वो हमें कई सालों से नज़र आ रहे हैं। तो अपोजिशन को ये उम्मीद है कि जब उनके हाथ में अंकारा और ख़ासतौर पे इस्तांबुल जैसे दो अहम शहर आ गए हैं तो अब यहाँ से जो सियासी एक चली आ रही है तारीख़ तुर्की की और ख़ासतौर पे सदर अर्दवान और उनकी पार्टी की वो भी मुमकिन है कि बदल सके अपोजिशन जमातें इन अहम शहरों का कंट्रोल हासिल करने के बाद। डोरियन जोन्स, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस दिस अपडेट फ्रॉम इस्तांबुल। You're welcome. अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान सरहद पर तारकीन वतन का बहरान मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रहा है और अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर मेक्सिको लातीनी अमेरिका से आने वालों को ना रोक सका तो वो सरहद बंद कर देंगे। तफसीलात के लिए हम चलेंगे असदुल्ला खालिद की जानिब। असद, ये बताइएगा कि इस वक्त सरहद पे जो आ रहे हैं लोग अमेरिका मेक्सिको सरहद पे उनकी अक्सरियत तो मैक्सिकन है भी नहीं, वो लातीनी अमेरिका के दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं और मेक्सिको एक अरसे से अपने यहाँ कैंपों में लोगों को रोक कर रख रहा है लेकिन उसके लिए भी ये क्राइसिस बहुत बड़ा है। तो सदर ट्रंप क्या चाहते हैं कि मेक्सिको करे और यहाँ वाशिंगटन में खुद सदर के इस किस्म के बयान को, ऐसी धमकी को कैसे देखा जा रहा है? सारा काफ़ी जिस तरह आपने कहा कि जो मैक्सिकन बॉर्डर से जो लोग आ रहे हैं वो ज़्यादातर मैक्सिकन्स नहीं हैं, सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स एंड लैटिन अमेरिका जिसको हम कहते हैं वहाँ से मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वहाँ से ये प्राइमरीली लोग आते हैं जो मैक्सिकन बॉर्डर से क्रॉस करके अमेरिका में दाखिल होते हैं। जब वो यहाँ पे आके उनको पनाह के लिए जो दरख्वास्त आती है उस हवाले से भी काफ़ी बड़ा नंबर है इस वक्त। जिस तरह से डिस्टर्बेंस हम देख रहे हैं जो सदर ट्रंप की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स आई ओवर द वीकेंड और काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन हमें रिपब्लिकन्स की जानिब से उस वक्त नज़र आती है जब डेमोक्रेट्स की जानिब से बिल भी मंजूर नहीं हो रहा, सिक्योरिटी के हवाले से कुछ पैसे बढ़ भी नहीं पा रहे और जो रिसोर्सेज हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास भी
है और जो इस वक्त मैनेजिंग इक्विपमेंट्स हैं उनके पास, उसमें उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो इतने लोगों को अकोमोडेट कर सकें। सिर्फ मार्च में 1 लाख लोग जो हैं वो मैक्सिकन बॉर्डर पे पहुंचे हैं, जो सदर्न बॉर्डर है बेसिकली वहाँ पे पहुंचे हैं, जो उन्होंने क्रॉस करना था, और वहाँ से इस वक्त उनको अकोमोडेट किया जा रहा है, जो कि अमेरिकन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी जानिब से, जिसमें रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी जो है उस पर भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। होमलैंड सिक्योरिटी की जानिब से कुछ नंबर्स जो हैं वो भी सामने आए हैं। होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से ही 100,000 का जो नंबर है वो भी दिया गया है। कुछ और डिटेल्स भी उन्होंने दी और एक पैकेज मैंने मुरतब किया है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट, और उसके बाद मैं ट्रेड के नंबर्स भी आपको बताता हूँ कि किस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे। अमरीकी विफाकी इदारे डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक अमरीका की जनूबी सरहद पार करके आने वाले तारकीन वतन की तादाद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 97% इजाफा हुआ है, जिसके बाद यह तादाद 2000 रोजाना से बढ़ गई है। इन अफराद की अक्सरियत वस्ती अमरीका से ताल्लुक रखती है। मैक्सिको इसे अपने जनूबी बॉर्डर पर भी रोक सकता था। सदर ट्रंप इस पर कार्रवाई के अज़्म का इजहार कर चुके हैं। इस वक्त ग्वाटेमाला से 2 बहुत बड़े काफिले मैक्सिको के रास्ते आ रहे हैं। मैक्सिकन मजबूत हैं, उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो नहीं रोकेंगे, और अगर वो उन्हें नहीं रोकते तो हम सरहद बंद कर देंगे और हम इसे लंबे अरसे के लिए बंद रखेंगे। ये खेल नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं होगा। 1985 में सदर रोनाल्ड रेगन ने एक अमरीकी इंसदाद मंशियात के एहलकार के मैक्सिको में अगवा पर बतौर एहतजाज सरहद पर कई एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए थे। लंबे अरसे के लिए सरहद को बंद कर देना दोनों मुल्कों की सालाना $500 अरब से जायद की तिजारत के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। मैक्सिको के वजीर खारजा ने ट्विटर पर सदर ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि मैक्सिको धमकियों का जवाब नहीं देता और वो तारकीन वतन के मसले को जिम्मेदारी और इज्जतदार तरीके से हल करेंगे। अमरीकी कानून साज भी राय का इजहार कर रहे हैं। न्यू मैक्सिको से डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर टॉम वुडल ने ट्वीट किया कि अमेरिका मैक्सिको सरहद तिजारत और सकाफत के लिए बहुत अहम मुकाम है, और अगर इसे बंद किया जाता है तो हम $1.4 अरब की रोजाना तिजारत का रास्ता बंद कर देंगे। अगले साल होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात में सदर ट्रंप के मुकाबले में आने वाले डेमोक्रेटिक उम्मीदवार भी इस मामले पर बोल रहे हैं। हम महफूज हैं, इस हकीकत के बावजूद नहीं कि हम तारिकीन वतन और पनाह गुज़ीनों का शहर हैं। हम महफूज हैं क्योंकि हम तारिकीन वतन और पनाह गुज़ीनों का शहर हैं। हमने अपने इख्तलाफात से डरना नहीं सीखा, बल्कि इन्हें कबूल करना सीखा है। डेमोक्रेट्स हमें कोई इजाफी रकम या इजाफी लोग नहीं दे रहे हैं इसे करने के लिए। ये इस कानून को भी तब्दील नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जनूबी और वस्ती अमरीका से लोग इस मुल्क में खिंचे चले आते हैं। तो इन मुश्किलात के मद्देनजर सदर हर वो इकदाम करेंगे जो इनके बस में है। अगर दाखिली रास्तों को बंद करना इसका मतलब है तो वो यही करना चाहते हैं। सदर ट्रंप का कहना है कि वो चाहते हैं कि एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला और होंडुरस के लिए अमरीकी इमदाद रोक दी जाए, लेकिन इसके लिए उन्हें कांग्रेस से हिमायत चाहिए होगी। माइकल बोमन के साथ असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। माइकल बोवन की सारा ये रिपोर्ट थी जिसको मैं थोड़ी देर पहले कंपाइल कर रहा था। जो चीज़ें, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो मैं अगर आपको बताता चलूँ। तीसरा बड़ा पार्टनर है मैक्सिको, ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका का, और तकरीबन जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है उसका कहना है कि कोई 50 लाख के पास नौकरियां जो हैं वो ख़तरे में आ सकती हैं अगर ये सरहद जो है वो बंद की जाती है। तकरीबन 500 से 600 अरब डॉलर्स की तिजारत है, और ख़ास तौर पे अगर आप मैक्सिकन फूड में इंटरेस्टेड हैं तो एवोकाडोज और टमाटर जो हैं वो शायद महंगे ज़रूर हो जाएंगे। ऑलराइट, सो ये तिजारत के लिहाज से और आम लोगों के लिहाज से एक बहुत अहम इशू है जिस पे हम देख रहे हैं कि सियासतदानों के दरमियान तनाज़ात जो हैं वो जारी हैं। असदुल्लाह खालिद हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू असद। तारिकीन वतन का ये ना थमने वाला सिलसिला बॉर्डर के करीब अमरीकी शहरों पर कैसा बोझ डाल रहा है, इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो से। इस शहर में तारिकीन वतन के बहुत से ऐसे खानदान मौजूद हैं जो अमरीका दाखिल हो चुके हैं, लेकिन पनाह की दरख्वास्त पर अदालतों से जवाब के मुंतज़िर हैं। इनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं, शेल्टर्स भर चुके हैं। शहर की इंतजामिया पर बोझ इस कदर बढ़ गया है कि उसने अब ट्रंप इंतजामिया की जानिब से मुनासिब मदद न मिलने पर उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने का फैसला किया है। मैक्सिको के साथ अमरीकी बॉर्डर पर वाक़ सैन डिएगो शहर बेहतर और महफूज मुस्तकबिल की तलाश में वस्ती अमरीका से यहाँ पहुँचने वाले तारकीन वतन का चेक पॉइंट है। ये मेरा तमाम सामान, कपड़े और कागजात हैं। ये खातून अपना नाम नहीं जाहिर करना चाहती। सिर्फ एक बैग और 4 छोटे बच्चों के साथ 5000 किलोमीटर का सफर करके वो होंडुरस से ग्वाटेमाला और मैक्सिको के रास्ते अमरीकी बॉर्डर पहुंची हैं, जहां उन्होंने असाइलम की दरख्वास्त दी है। मैंने अमेरिका आने का फैसला उस वक्त किया जब एक गैंग होंडुरस में हमारे घर में घुस आया
और उन्होंने मेरी 13 साल बेटी और मेरे साथ ज्यादती की। अमेरिका में पनाह की तलाश में सरहद अबूर करके आने वालों को इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर्स पहुंचाया जाता है। कागजी कार्रवाई के बाद उन्हें टखने पर पहने जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक कड़ा पहनाकर बगैर किसी किस्म की रहनुमाई के आज़ाद कर दिया जाता है। ये खातून खुशकिस्मत हैं क्योंकि इंसानी हकूक का एक इदारा इनकी मदद कर रहा है। ये हमारा सोने का मरकजी कमरा है। यहाँ आने वालों की तादाद हाल ही में बहुत ज्यादा बढ़ी है। यहाँ तकरीबन 57 लोग हैं। पनाह की मुतलाशियों के लिए सैन डिएगो में मुख्तसर मुद्दत के लिए ये वाहिद पनाहगाह है। माजी में दरखास्तों पर फैसले के मुंतजिर पनाह गुज़ीनों की इमिग्रेशन एहलकार अमरीका में उनके रिश्तेदारों तक पहुँचने में मदद किया करते थे, लेकिन 2018 में इसे रोक दिया गया। प्रोग्राम खत्म होने के बाद उन्होंने इन लोगों को बस के अड्डे के नजदीक और सड़क किनारे छोड़ना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल में दुख की बात है जो कुछ हो रहा है, तो मैं मदद करना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ ये रोटियाँ गर्म कर रही हूँ। जितनी देर में खाना बनता है, कैंटीन के दरवाजों के साथ एक लंबी कतार लग जाती है। तकरीबन तमाम बालिग अफराद के साथ बच्चे भी हैं। गर्म खाने के अलावा यहाँ उन्हें तिब्बी मदद और अखलाकी हिमायत भी हासिल है। रजाकार बस टिकट और सवारी देने में भी मदद करते हैं। हम इनके लिए सफर और बस या जहाज तक पहुँचने की सवारी भी मुहैया करते हैं। अक्टूबर 2018 से जुनूबी सरहद अबूर करके 2.5 लाख से जायद तारकीन वतन अमरीका में दाखिल हुए हैं। ये तादाद पिछले साल की निस्बत दुगनी है। सैन डिएगो के एहलकारों ने बड़ा शेल्टर ढूंढने का वादा किया है और ट्रंप इंतजामिया पर तारके वतन के बहरान को सही तौर से हल न करने पर मुकदमा करने के हक में फैसला किया है। इमिग्रेशन और कस्टम से मुतालिक अमरीकी महकमे आइस के अफसरान कहते हैं कि वो सिर्फ नए आने वालों का इंदराज कर सकते हैं। हमारे पास हर रोज 100 से 200 अफराद या खानदान आते हैं। हमें उनके केस की समाअत तक उन्हें कम्युनिटी में आज़ाद छोड़ना पड़ता है। तादाद में इस इजाफे के बायस हमारे पास उनको उनकी मंजिल तक पहुंचने में मदद देने का वक्त नहीं। इन एहलकार के मुताबिक जनूबी अमेरिका से आने वालों में से सिर्फ 10% को ही बिलाखिर पनाह मिलेगी। क्रिस्टीना शेफशेंको के साथ सबा खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। प्रोग्राम में आगे चलकर हम आपको ले जाएंगे कराची, जहां खवातीन के बहबूद के लिए कायम एक मरकज तनाज़े का शिकार हो गया है। दुनिया भर से अहम खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर और इसके अलावा facebook.com/voa उर्दू के पेज पर आपको न सिर्फ तमाम खबरें मिलेंगी बल्कि फेसबुक लाइव इंटरव्यूज, बुलेटिन और अहम और दिलचस्प वाक़यात की लाइव कवरेज भी। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है। 2018 में इसकी मजमूई पैदावार $20 ट्रिलियन से ज्यादा थी, जो दुनिया भर की पैदावार का तकरीबन 25% है। इसका एक दिलचस्प पहलू यह है कि अमेरिका की बहुत सी रियासतों की मईशत कई मुल्कों से भी बड़ी है। इनफैक्ट रियासत कैलिफोर्निया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत है। अगर आप इसकी GDP को देखें तो ये बरतानिया से भी ज्यादा है। एक और बड़ी रियासत टेक्सास, जो मशहूर ही इसलिए है कि वहाँ सब कुछ बड़ा होता है, उसकी मईशत आप देख सकते हैं GDP के एतबार से कनाडा से भी ज्यादा बड़ी है। न्यूयॉर्क एशिया के एक इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्कों में से एक, जनूबी कोरिया से भी आगे है। और इस लिहाज से अगर देखें एक और अहम बात, तो अमेरिका की छोटी रियासतें भी पीछे नहीं हैं। वायोमिंग, जो आबादी के लिहाज से काफ़ी छोटा है, इनफैक्ट मुल्क की सबसे छोटी रियासत है, 6 लाख की उसकी आबादी है, उसकी मजमूई पैदावार उर्दन के बराबर उसे खड़ा कर देती है। जबकि वायोमिंग के 6 लाख के मुकाबले में उर्दन की आबादी, जिस तरह भी आपने देखा, 90 लाख है। IMF और अमेरिका के सरकारी आदादोशुमार से ये तस्वीर मुरतब करने वालों का कहना है कि इससे जाहिर होता है कि अमेरिकी वर्क फोर्स की प्रोडक्टिविटी दूसरे मुल्कों की वर्क फोर्स के मुकाबले में कितनी ज़्यादा है। तो अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतें माशी एतबार से किन मुल्कों का मुकाबला कर सकती हैं, इस बारे में आपको बहुत से और दिलचस्प फैक्ट्स मिलेंगे हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। पाकिस्तान में खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए बहुत से छोटे बड़े मंसूबे काम कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है कराची में वाक़ लियारी गर्ल्स कैफ़े, मगर ये कैफ़े इन दिनों मुश्किल में है। इंतज़ामिया का कहना है कि इलाके के मुंतखब नुमाइंदे और उनके साथी गर्ल्स कैफ़े के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं। मामला क्या है, जानते हैं सिद्रा डार से।
लियारी के मोहल्ले मंदरा में बलोच, सिंधी, कच्छी मेमन कम्युनिटी आबाद है। यहाँ 2 साल से लियारी गर्ल्स कैफे कायम है, जिसमें बच्चियों और खवातीन को हुनरमंद बनाने के साथ साथ कंप्यूटर और लैंग्वेज के कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। लेकिन इन दिनों ये कैफे तनाज़ात में घिरा हुआ है। इसके मुंतजिम समीर मेंद्रो के मुताबिक औरत मार्च और यहाँ लड़कियों के साइकिल चलाने से नाखुश इलाके के MPA और उनके साथी सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चला रहे हैं। जब हमारी साइकिलिंग स्टार्ट हुई थी, तो अगर किसी को एतराज़ है तो आपको कम्युनिटी में रह के उसके एतराज़ात को ख़त्म करना पड़ता है। तो हमने उनके एतराज़ात को ख़त्म किया, हमने वो बाउंड्री वॉल में किया। सोशल मीडिया पे जाके किसी के बंदे की जो है वो कैरेक्टर असासिनेशन करना शुरू कर दें और उस पर आप बहतानबाजी शुरू कर दें। आप किसी बंदे का नाम लेके और उस पर लिंक करें आप मज़हब को, तो कितना सेंसिटिव इशू बन जाता है। और वो जब हम औरतों और बच्चों पर काम कर रहे हैं। कैफे चलाने वालों का दावा है कि मसाजिद में ऐलानात, उल्मा को भेजे गए खतूत और सोशल मीडिया पोस्ट ने इस नापसंदीदगी को मजहबी रंग दे दिया है, जिससे कैफे को अब मसाइल का सामना है। लियारी जैसे इलाके में जहाँ हालात वैसे ही कशीदा थे और वो अब डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तो खातून का भी कोई किरदार होता है, वो किरदार हम अदा करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें इस तरह से रोका जा रहा है। आपको बाउंड्री दी है, आप उसके अंदर चलाएं। अब्दुल रशीद लियारी से मुंतखब रुकने सूबाई असम्बली हैं। उन्होंने औरत मार्च के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त भी दे रखी है। उनका कहना है कि लियारी गर्ल्स कैफे लड़कियों को कुछ ऐसा नहीं सिखा रही जिससे उनका मुस्तकबिल बेहतर बन सके। लियारी की तरक्की के अंदर करने के बहुत सारे काम हैं। फुटबॉल और साइकिल सिर्फ काम नहीं रह गया लड़कियों का। बच्चियों को जो वसाइल नहीं रखते उनको पढ़ाने पर तवज्जो दें। ये निज़ाम हुकूमत है, कुछ कवानीन तय हैं और उन कवानीन को कोई फलांगेगा, वो किसी दायरे से भी हो, तो ये हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी है कि उसकी पकड़ करें। सोशल मीडिया पर लियारी गर्ल्स कैफे के खिलाफ मुहिम चलाने वालों में एक नाम जवाद शुएब का भी है, जो MPA अब्दुल रशीद के भाई हैं। जवाद अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। हमारा माशरा जो ना इलिटरेट है और ना टोटल इलिटरेट है, तो ऐसे माशरे में ऐसी कोई चीज़ भी जो करने की कोशिश की जाएगी जो माशरा एक्सेप्ट नहीं करेगा तो रिएक्शन आता है। मैंने जस्ट एक पोस्ट डाली थी कि इस्लामी इक़्तिदार के खिलाफ अगर कोई काम कर रहा है तो ऐसी NGOs को बेनकाब किया जाए और वालिदैन इर्द गिर्द नजर रखें। लियारी में इस वक्त कई NGOs खवातीन की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन लियारी गर्ल्स कैफे के मुंतजमीन परेशान हैं कि उनकी कोशिशों का मुस्तकबिल क्या होगा। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। और आखिर में हमारा हफ्तावार सेगमेंट मेड इन पाकिस्तान। किस्से कहानियों को सादा सी मौसीकी के जरिए सुनाने का एक फन नरसुर बलोच कबाइल का असासा है। नरसुर क्या है, इसके बारे में जानते हैं मुर्तजा ज़ाहरी की इस रिपोर्ट में, जो वो लेके आए हैं सिब्बी से। दीन मोहम्मद बचपन से ही नरसुर के शौकीन थे और आज वो खुद इसके जरिए लोगों को महसूस करते हैं। नड़ बांसुरी नुमा साज है। नरसुर पेश करने वाला किस्से कहानियों को नड़ के सुरों के साथ सुनाता है। दीन मोहम्मद कहते हैं कि ये बांसुरी बजाना मुश्किल काम है। हम बोला मत यार, ये धुन हम भी उसको बजावे समझे। फिर ये बांसुरी वो किया था, छोटा बांसुरी था, वो बजाता था, वो भी बजाया। फिर बोला बाबा साई अभी कैसे सांस कैसे वो करे। नरसुर के जरिए दास्तानें सुनाने वाले कबाइल के फनकार बलूचिस्तान के मशरकी इलाकों में कोए सलेमान के आसपास आबाद हैं। इन कबाइल में मरी, बुगटी, खेतरान, बुजदार, लेगारी, मजारी और एक पश्तून कबीला काकड़ भी शामिल है। जबकि सूबे सिंध के बाज़ इलाकों में भी नरसुर के फनकार और मद्दाह मौजूद हैं। बहावल खान नड़ यानी बांसुरी के साथ सुर के भी फनकार हैं। वो सुर में ही पुरानी दास्तानें सुनाते हैं। दादरी बंदी हरदों दस्तां लायके दुजुड़ी याद मखान। बावल खान इस शायरी में लोगों को चोरी ना करने की नसीहत कर रहे हैं। नड़ सुर के जरिए दास्तान गोई फोक मौसीकी की एक किस्म है। तारीखदानों के मुताबिक इसके फनकारों की अक्सरियत का ताल्लुक खाना बदोश कबाइल से है, जो जगह जगह से कहानियां इकट्ठी करते हैं और नस्ल दर नस्ल नई दास्तानें लिखते चले जाते हैं। मुर्तजा ज़हरी, उर्दू VOA, सिब्बी, बलूचिस्तान। इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।